सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 रोबोट नर्सिंग होम। चलिए पढ़ते हैं इसको। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी अति है अचानक रोग की चपेट में आ गई थी। रोग लग गया था और उन्हें इंदौर के रोबोट नर्सिंग होम में लाना पड़ा, क्योंकि उन्हें रोग हो गया था। यह घटना सितंबर सन 1951 की है। रोग के आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा और हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल देश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। कमरे में एक नारी आई। वह उनकी कोई 45 वसंत देखी। कितनी? 45 वसंत देखी। वर्णहीन श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता-सधा। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुधरी उच्चारण का, व और स्वर आदेश का, पर आदेश ने अधिनायक का, न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। तो शिकंजे अंत क्या है? गोद में। हाँ, वह माँ ही थी। होम की अध्यक्षता मदर टेरेसा, मातृभूमि जिसकी अल्बानिया, और कर्मभूमि क्या थी? भारत, मदर टेरेसा। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तत्लीन, यही काम, यही धाम, यही चाव और बस यही। तो यही काम उन्होंने रोगी के दोनों म्याल कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अंधेरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई और मुझे लगा कि वातावरण का भार कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, तभी खटाक हुई और डॉक्टर क्या हुआ? कमरे के अंदर आया। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर, तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी जो बिखेरती हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभवियों की एक वाक्य में गूंथ दिए। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए कि माँ बन सकती है, वही 30 रुपए मासिक के योगक्षेम में 20 वर्ष दिन रात सेवा में लगा सकती है। जो इतने कम वेतन में, सोचो, दिन रात लगा सकती है वो। केवल वही पीड़ितों के तरफते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए आई मदर टेरेसा और उसके हाथ एक और नव युवक में थी महिला, उसे विशिष्ट धवल वेश में गौर और आकर्षक पर उसके फलस्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही तब असफल। यूं कहकर उसके आसपास जा पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा का उसका निर्माण किया हो। चांदनी को इतना स्वच्छ, इतनी सुंदर रूप और स्वरूप का एक देवी सांचा सी वह लड़की। नाम उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टहेल्ड, एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवाहीन बालिका को भी। तो हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी जो ये है सेवाशील भावना बालिका को। मैंने उससे कहा, तुम दर्द से दीप्त हो। वह स्टैच्यू हो गई और
अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोकर बोली, यस यस। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मैंने मदर टेरेसा को टटोला, मतलब मदर टेरेसा कहाँ है वो देखा। आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। मैंने नष्ट चुभाया, पर फ्रांस पर हिटलर ने पद दलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। नशा तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक मदर टेरेसा के दुख से इतना गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। पहली ही बात पर अपनी मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, मतलब हम लोगों ने दीवारें खड़ी की हैं। ये ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, धर्म की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य और कितनी अजय। क्रिस्ट हेड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है, केवल 5 वर्ष के लिए लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के जैसे हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खो सी गई। ये देखकर वो खो गई। मुझे लगा कि मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी अकेली खोई छली सी और मेरी आंखें भर आई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्द ही अपने रुमाल से पोंछ लिया। जैसे आंसू आते हैं ना और एकदम से आंसू से पूछ लेते हैं, ऐसे उसकी सदा हंसी आंखें नरम हो गई, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला सा उत्तर था, ना, मैं बहुत रोई थी। फटी आंखों से कुछ देर में उसे देखता रहा, ऐसे देखता रहा फटी आंखों से, तो कुछ बिस्किट उसे भेज दिए, बिस्किट उसको भेज दे दिए खाने के लिए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगशु। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती थी, जैसे हिंदी का धन्यवाद, थैंक यू, जर्मनी का तांगशु, ऐसे। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी, बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस के चोर दरवाजे से झांका। मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं आई, कभी मिलते जुलते भी नहीं। कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था। कान सुन चुके थे, अब वाणी को अपना काम करना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष में फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। अब भारत की जो मदर भी प्रतिनिधि होगा उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी और उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर गई। माँ बाप आते हैं ना कि भाई चलो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए लग जाते हैं, ऐसे ही। पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाई। दोनों पुत्रियों को पहचान नहीं पाए। दोनों आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली, नाम से पहचाना उनको। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके
उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वह स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन में उससे और कहला सका। इतनी बात उनसे कहला सका। घर से बहुत चिट्ठियां आती थी, पर मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती थी। बहुत चिट्ठियां आती थी, पर यहाँ का स्थान का फोटो भेज देती थी। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए आस रहा। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। मदर टेरेसा का चेहरा उस समय भक्ति श्रद्धा के क्रोध भाषित था हो उठा। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैं प्रेयर करूंगी। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। एक कल भी करना मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री पूजे की थी। जो मिठास तो तुरंत देती थी, पर घुलती नहीं थी। मिठास तो देती थी बोले पर घुल नहीं पाती थी। बल का प्रयोग हो तो मसूरे तक को छील देती थी। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। उसने कहा, आज ही करूंगी तुम्हारे लिए, कल नहीं करूंगी, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे हजार वाट का बल मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों के रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से, बहुतों को गुणों से भी पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों में देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रखे। शेयर भी करती थी। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक क्या देखा, जादू की पुड़िया देखी। जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू आदमी को मक्खी बनाता है, नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्क रेट। कद इतना नाटा कि उन्हें बुढ़िया कहा जा सके, इतना इतनी छोटी थी, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम पर फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यो की मोतियों की बोरी खुल पड़ी, और काम यो की मशीन मात लो, मतलब मशीन भी मात खा जाए। भारत में 40 वर्षों से सेवा में तस्लीम जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं, सब कुछ तो कर रही है। ऑपरेशन के लिए मेरी रोगी आया, ऐशो आराम में पला जीवन, ऐशो आराम में पला हुआ जीवन, जिन्होंने कभी कोई दुख नहीं देखा हो, ऐशो आराम। कहने की बेचारी को आदत, कहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। कष्ट कुछ देखकर नहीं आता है, कष्ट बस आ जाता है। मदर, मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा। वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी कि दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ। कल समथिंग, कुछ, मतलब कि कुछ कुछ, और बस अब नथिंग, अब कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी की आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्होंने देखी, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगणी, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उठी, जी उठी। यह है उनका जी उठी, जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है, वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्काएंगी है। यह किस दीपक की जोत है, जागरूक जीवन की, किसकी, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, जो लक्ष्य होता है, सेवा निहित जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। भाषा तो रहेंगे अलग अलग, धर्म में रहेंगे, पर यह ज्योत क्या है, विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है।
सिस्टर क्रिस्ट का तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब वह धानी की भील सेवा केंद्र में काम करेंगी, वहां जाकर काम करेंगे अब वो। ओ, उन जंगली जीवन में यह कपूरिका पर कपूरिका तो अपने सौरभ की इतनी लीन है कि उसे स्वर के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं और सूझता ही नहीं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खेलती बिखेरती और कूदती, मतलब कूदती हुई। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में। पर मुझे उसका जाना कटोट सा रहा था, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, तो नई नई चीजें देखनी, पर मुझे बहुत संकोच हो रहा था कि वो जा रही है, बहुत दुख हो रहा था। तो वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर जाते आते वह दो तीन बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उसे नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है, कोई कुछ भी कहे तुम्हें नहीं उलझना। और तब सिस्टर किड्स हेल्थ का सच यह है कि मिस सिस्टर मदर वर्ग का निसंग, निर्लिप्त, निर्जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया, और मैंने अपने आप ही कहा कि सिस्टर किड्स हेल्थ, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतांत हुई। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। कई विकल्प चुनता ओयामाशी के गोले भरिए। चलिए हम यहीं पे टिक करेंगे। हिटलर कैसा था? बुरा था। होम की अध्यक्षता कौन कौन थी? मदर टेरेसा थी। फ्रांस में विश्व भर में किसका सम्मेलन हुआ? मूर्तियों का। किस हेल्थ की जन्मभूमि क्या थी? फ्रांस, सॉरी जर्मनी, नहीं, जर्मनी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रिस्ट हेल्थ के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के क्या थे? प्रिंसिपल थे। क्या थे? प्रिंसिपल। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी थी वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल, उत्फुल्ल और मुस्कान में, मुस्कान मई रहती थी, बहुत चुस्त थी। डैश और डैश और एक देवी सांता वह लड़की, रूप और स्वरूप, रूप और स्वरूप का एक देवी सांता सी वह लड़की, विशिष्ट धवल वेश में, धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आई। मदर टेरेसा बातों के किसमें थी? मूड में थी, मूड में थी। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, आपको खुद से करने हैं, व्याकरण है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।